चल हाँ, उस समय आदमी जब उठने का टाइम होता लगता है कुछ मिल जाए बहाना आज न जाने का। चलो देखो क्वेश्चन, किसी बिंदु का किसी रेखा पर प्रक्षेप लिखो। प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। किसी बिंदु का किसी रेखा पर प्रक्षेप। सुनो, किसी बिंदु का किसी रेखा पर प्रक्षेप। मान लो एक बिंदु है, अच्छे समझो, एक बिंदु है P और एक है रेखा L। तो बिंदु P का रेखा L पर प्रक्षेप क्या है? बिंदु P से रेखा L पर लंब खींच दो। तो लंब खींच दिए, मान लो PM। तो लंब का जो ये, इसको पाद बिंदु कहते हैं, फुट पॉइंट। ठीक है, तो फुट पॉइंट को कहते हैं बिंदु P का रेखा L पर प्रक्षेप। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे? माना P कोई दिया गया बिंदु है, दिया गया बिंदु है, तथा L एक सरल रेखा है, तथा L एक, जब 1,00,000 बार ये शब्द सुनोगे ना तब हंसी नहीं आएगी, पहली बार आती ना। फुट पॉइंट, हाँ, आधार बिंदु जिसको बोलते हैं। तो माना P कोई दिया गया बिंदु है तथा L एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यदि PM लंब, यदि बिंदु P से रेखा L पर लंब PM खींच दिया जाए तो M को लंब के पाद बिंदु M को बिंदु P का रेखा L पर प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, माना P कोई दिया गया बिंदु है, L एक सरल रेखा है। यदि बिंदु P से रेखा L पर लंब PM खींच दिया जाए तो लंब के पाद बिंदु M को बिंदु P का रेखा L पर प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, किसी रेखा खंड का किसी सरल रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है, किसी रेखाखंड और सरल रेखा में क्या अंतर है? रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, सरल रेखा का निश्चित बिंदु नहीं होते हैं, निश्चित नहीं। हाँ, तो किसी रेखाखंड का एक सरल रेखा पर प्रक्षेप। किसी रेखाखंड का एक सरल रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है ना, इसकी मीनिंग क्या है? किसी रेखाखंड का एक सरल रेखा पर प्रक्षेप से आप क्या समझते हो? देखो यहाँ, जैसे मान लो एक रेखाखंड है AB और एक सरल रेखा है L, जिसका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु का अता पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाखंड का L पर प्रक्षेप निकालना है। तो रेखाखंड AB के प्रारंभिक बिंदु इसको अंतिम बिंदु कहते हैं। जहाँ शुरुआत हो रेखा की उसको प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ उसका अंत हो उसको अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से रेखा L पर लंब खींच दो। तो लंब खींच दिए, तो लंब जहाँ मिलते हैं उनका नाम रख दिए A' B'। क्या रख दिए? A'
बी डैश। तो ए डैश से बी डैश तक की जो दूरी है, लंबाई है, वे कहलाता है रेखाखंड ए बी का यल पर प्रक्षेप। क्या है? एक रेखाखंड था ए बी। ये जो रेखा, ये रेखा है कि यह खंड है सर जिसमें लंब डालेंगे? ये सरल रेखा है, लिखे तो हैं यल रेखा। हाँ, प्रारंभिक अंतिम बिंदु पर कुछ पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये रेखाखंड है, इसका प्रारंभिक बिंदु पता है, निश्चित बिंदु पता है, रेखाखंड है और एक सरल रेखा यल है। तो रेखाखंड ए बी के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से सरल रेखा यल पर लंब खींच दिए। लंब का पाद बिंदु क्या है? ए डैश बी डैश है। तो ए डैश बी डैश तक की दूरी या ए डैश से बी डैश तक की लंबाई सरल रेखा ए बी का यल पर प्रक्षेप कहलाता है। सरल रेखा ए बी का यल पर प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है ना। सरल रेखा रेखाखंड ए बी का यल पर प्रक्षेप कहलाता है। लिखे इसको, तो इसको लिखते हैं, चलो थोड़ा रहने दीजिए, नीचे वाला यहाँ तो ऊपर लिख चुके कि नहीं? हाँ, तो माना ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है तथा यल एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। यदि ए एवं बी से यल पर ए डैश व बी डैश लंब खींच दिया जाए, लंब खींच दिया जाए, तो ए डैश बी डैश की लंबाई, ए डैश बी डैश की लंबाई, ए डैश बी डैश की ए डैश बी डैश की लंबाई रेखाखंड ए बी का यल पर प्रक्षेप कहलाता है। ए डैश बी डैश की लंबाई रेखाखंड ए बी का यल पर प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। यदि ए बी और यल के बीच का कोण थीटा हो, कैसे पता चलेगा कि ए बी एल के बीच का कोण थीटा है? इसको पीछे जब बढ़ाओगे, जब पीछे बढ़ाओगे तो ये यल के साथ क्या कोण बनाती इस बात का पता चल जाएगा, है ना। यहाँ थीटा मान लो कोण बनता है, तो इसको ए बिंदु से हम बी बी डैश पर एक लंबा और खींच देते हैं ये, तो इसका नाम रख दिए क्या? सी। और जब इसको सी रख दिए तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा। संगत कोण होंगे। जानते हो कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बने संगत कोण बराबर होते हैं। पढ़े हो ना तीसरी चौथी क्लास में? जब दो समांतर रेखा, हाँ, समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये संगत वाले कोण हैं, ये वाले, ठीक है। अब एकांतर कोण क्या होता है? ऐसे होता है जब तिर्यक छेदी काटी, ये वाला कोण ये एकांतर कोण है, और संगत कोण ये और ये संगत कोण है, ये है तो ये संगत कोण हुआ, ये इसके संगत कोण हुआ, ये इसके संगत कोण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या कि यदि मान लेते हैं कि ए बी और यल के बीच का कोण थीटा है, तो कैसे पता चलेगा कि ए बी यल के बीच कोण थीटा है? ए बी को पीछे बढ़ा दो, पीछे जब बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं यल को काटेगी, तो वहाँ कुछ कोण बनेगा, तो वो कोण थीटा मान लिए, तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। अब हमको लंबाई निकालना है, ए डैश से बी डैश तक की लंबाई निकालना है, तो ए डैश से बी डैश तक की लंबाई निकालने के लिए ए सी की लंबाई निकाल दो। ए सी की लंबाई ए डैश बी डैश के बराबर एक होगी। तो ए सी की लंबाई कैसे निकालोगे? तो ए सी की लंबाई निकालना है तो आपको क्या करना होगा? ए सी अपान ए बी कर दो, ए सी अपान ए बी। तो ए बी, क्योंकि ए और बी का पॉइंट दिया रहेगा, तो ए से बी तक की दूरी निकाल लोगे आप। तो ऊंचाई और दूरी पढ़े थे जो 10वीं क्लास में, हाइट और डिस्टेंस। तो जिसको आपको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो भुजा पता रहती है उसको नीचे लिखते हैं।
तो हमको ए सी निकालना है। ए सी क्यों निकालना है? क्योंकि ए सी की लंबाई ए डैश बी डैश के बराबर है। ए डैश बी डैश क्या है? प्रक्षेप है। किसका? ए बी का यल पर। तो ए डैश की बी डैश की लंबाई निकालने के लिए ए सी की लंबाई निकालेंगे। ए सी की लंबाई के बराबर ए डैश बी डैश की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? कास थीटा हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा होता है। तो इसके नीचे एक लिख दोगे, तिर्यक गुणा कर दोगे, तो क्या आएगा? ए सी बराबर ए बी कास थीटा आएगा कि नहीं? ए बी कास थीटा। तो ए सी किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर। तो ए डैश बी डैश बराबर क्या आ गया? ए बी कास थीटा। बशर्ते ए बी की लंबाई आपको पता हो और ए बी और एल के बीच का कोण पता हो तो आप प्रक्षेप निकाल सकते हो। ठीक है, ए बी और एल के बीच का कोण पता हो और ए बी की लंबाई पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो? प्रक्षेप। तो ए डैश बी डैश बराबर ए बी कास थीटा हुआ। ए डैश बी डैश बराबर ए बी कास थीटा। तो यहाँ पे लिखो हैं, तो ए बी का यल पर प्रक्षेप ज्ञात करना। लिखते हैं अब थोड़ा व्यवस्थित, प्रक्षेप ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, ए बी को पीछे बढ़ाने पर माना यह यल को टी पर काटती है। यल को टी पर काटती, लिख लो, यल को टी पर काटती है। माना बी टी एल या बी टी कोण बी और टी बी डैश बराबर थीटा बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए सी, ये क्या है? ए है ना, ये ए है। ए सी लंब बी बी डैश खींचा, ए सी लंब बी बी डैश खींचा, तो इम्प्लाइज कोण बी टी बी डैश बराबर कोण बी ए सी बराबर थीटा। संगत के कोण है, संगत के कोण है। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, इधर लिखे देते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में ए सी अपान ए बी बराबर, ए सी अपान ए बी बराबर कास थीटा। इसके नीचे एक लिखो, तिर्यक गुणा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर ए बी कास थीटा बट ए सी बराबर ए डैश बी डैश, तो इम्प्लाइज ए डैश बी डैश बराबर ए बी कास थीटा। तो यही सरल रेखा ए बी का यल पर प्रक्षेप है। ठीक है, सरल रेखा या ए बी का रेखाखंड ए बी का यल पर प्रक्षेप निकालने का यह फार्मूला है। ए डैश बी डैश बराबर ए बी कास थीटा, बशर्ते ए बी की लंबाई पता होनी चाहिए, ए बी और यल के बीच का कोण पता होना चाहिए। ठीक है, यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी और यल के बीच का, यल के बीच का कोण 30 अंश है, तब ए बी का यल पर कोण बीटी बी डैश थीटा है, बी डैश तक इसको बिंदु मानना है। एक लाइन में सर ए डैश, अरे कुछ भी लिख सकते हो, कोण के लिए है तो सामान्य चीज़ है, चाहे यहाँ ए तक लिखो चाहे ये लिखो। कोण के लिए एक ठो बिंदु लिख देंगे, अब सारों सभी बिंदु थोड़ी लिखेंगे। ए बी व यल के बीच का कोण 30 अंश है, तब ए बी का यल पर प्रक्षेप क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश बराबर ए बी की लंबाई 7 है और कास 30
cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे √3/2, तो 7 √3/2 ये होगा ये प्रक्षेप। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी और एल के बीच का कोण 30 अंश है, तो ए बी का एल पर प्रक्षेप ए डैश बी डैश बराबर क्या लिखोगे? ए बी cos थीटा, तो ए बी की लंबाई 7 और cos थीटा 30 दिया है थीटा का मान, तो ये क्या होगा 7 √3/2 होगा ए बी का एल पर प्रक्षेप। अब देखो एक रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक् को जाए, एग्जांपल है ये, हाँ समझने के लिए, तो एक रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप जिसकी दिक् को जाए एल एम एन हो। देखो आगे ये भी बराबर 7 सेंटीमीटर पर माना गया है। हाँ क्वेश्चन न माने यदि लिखे हैं यदि ए बी की लंबाई कुछ दी हो और ए बी और एल के बीच का कोण दिया हो, तभी प्रक्षेप निकाल पाओगे ना। चलो देखो आगे अगला, बराबर ए बी cos थीटा। लिख लेते ना। एक देखो नोट, टिप्पणी। जैसे मान लो कोई रेखाखंड है ए बी, ए का निर्देशांक आपको पता है, सुनो, ए का निर्देशांक है S1/1 Z1, अब बी का निर्देशांक है S2/2 Z2, ठीक है। अब एक सरल रेखा यल दी गई है जिसकी दिक्कोज्जाएं आपको पता है। देखो सरल रेखा की दिक्कोज्जा आपको पता है, एक सरल रेखा यल है, मान लो इसकी दिक्कोज्जा यल, इसका नाम रख ली, कुछ दूसरा रख दें, सरल रेखा का नाम रख लेते हैं टी, ठीक है। अब इसकी दिक्कोज्जा को मानना है यल एम एन, इसलिए यल नाम नहीं रखे इसका सरल रेखा का, ठीक है। एक सरल रेखा टी है और एक रेखाखंड है ए बी, तो रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु निश्चित है और इसका निश्चित नहीं है, लेकिन ये पता है कि रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाती रही होगी उसका कोसाइन एल एम एन है। दिक्कोज्जा किसे कहते हैं? कोई सरल रेखा तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाती है उन कोणों का कोसाइन उस रेखा की क्या कहलाती है? दिक्कोज्जा। तो सरल रेखा टी की दिक्कोज्जा क्या है? एल एम एन है। आपको निकालना है रेखाखंड ए बी का टी पर प्रक्षेप। तो प्रक्षेप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है जानते न हो? ए और बी से लंब खींचना पड़ेगा यल पर, यही ना करते हैं। तो लंब खींच दिए तो ये आ गया क्या? ए डैश, और ये क्या आ गया? बी डैश। तो ए डैश से बी डैश की लंबाई निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम? ए बी के बीच की दूरी, हाँ, यदि ए का निर्देशांक क्या है? S1/1 Z1, अब बी का निर्देशांक क्या है? S2/2 Z2। तो सरल रेखा टी की दिक् को जाएं, सरल रेखा टी की दिक् को जाएं यल कामा यम कामा यन है। तब सरल रेखा तब रेखाखंड ए बी का सरल रेखा टी पर प्रक्षेप, सरल रेखा टी पर प्रक्षेप ए डैश बी डैश बराबर होता है, याद रखना इसको, S2 - X1 इंटू यल Y2 - Y1 इंटू यम और Z2 - Z1 इंटू यन। इसको विदाउट प्रूफ याद रखना। यदि ए डैश बी डैश की लंबाई निकालना है और ए और बी का निर्देशांक आपको पता है, ठीक है।
और जिस रेखा पर प्रक्षेप निकाल रहे हो उसकी दिक्कोजा पता है, तो कहा जाए कि ए बी का यल पर प्रक्षेप निकालो, इस फार्मूले का यूज करेंगे, S2 - S1 इंटू यल और Y2 - Y1 इंटू यम और Z2 - Z1 इंटू यन। तो यहाँ से ए डैश से बी डैश तक की लंबाई आ जाएगी इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, ये नोट है। अब देखो आगे एक और हेडिंग है। थोड़ा इसको लिख लेते हैं। हाँ, यदि ए बी का यल पर टी पर, नोट सेकंड लिख लो, नोट फर्स्ट हुआ ना, नोट सेकंड में लिख लो, सुनो, यदि ए बी का सरल रेखा टी पर, सरल रेखा टी पर प्रक्षेप 0 हो, 0 हो, तो सरल रेखा ए बी टी पर लंब होगी, टी पर लंब होगी। सुनो क्या बोल रहे हैं, यदि रेखा ए बी का टी पर प्रक्षेप निकालो तो क्या हो, 0 आ जाए। रेखा ए बी, देखने से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ये रेखा ए बी ऐसे है, तो ए और बी से लंब खींचोगे तो ए डैश से बी डैश तक कुछ लंबाई होगी, लेकिन यहाँ पे देखो इस सरल रेखा ए बी को हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो लंब कम हुआ कि नहीं हुआ। और जब लंब हो गया, ए बी लंब हो गया ऐसे, तो ए से लंब खींचोगे तो ए डैश और बी डैश एक ही स्थान में आएंगे। सुन रहे हो, बातें नहीं सुनते। हम ये बोल रहे हैं कि यदि ए बी लंब है टी पर, तो ए और बी से लंब खींचोगे टी पर, तो ए डैश जहाँ आएगा वहीं बी डैश भी रहेगा। जैसे ए बी ऐसे है, तो ए और बी से हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं पर रहेंगे टी के। जब ए बी लंब रहेगा तो ए से लंब खींचो टी पर, तो ए डैश यहीं आएगा और बी डैश भी यहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे हो तीन बात। अरे ये बोल रहे हैं कि जब पॉइंट ए और बी अलग अलग, ऐसा ये टी है रेखा, ये पॉइंट ए और बी यहाँ है, तो ए से लंब खींचना है टी पर और बी से भी लंब खींचना है टी पर, तो अलग अलग स्थानों पर आए टी, ए डैश बी डैश, कि नहीं आए। लेकिन ए बी लंब है, ये है टी मान लो, अब ए से लंब खींचो यल पर, तो ए से लंब खींचोगे तो कहाँ आएगा, यहाँ ना ए डैश। अब बी से भी खींचो लंब, तो बी डैश कहाँ जाएगा, टी सरल रेखा के इसी बिंदु पर ना आएगा, बी डैश भी लंब खींचना है, लंब का मतलब वहीं पर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे लंब जब है, वही तो बता रहे हैं कि जब ए बी लंब, ए बी का प्रक्षेप सी टी पर निकाले तो 0 आ जाए। तो 0 कब आएगा, जब ए डैश बी डैश एक ही स्थान पर रहेंगे तब ना। यहाँ तो ए से डैश से बी डैश तक की लंबाई कुछ है, जब ये बी डैश और पास आएगा, बी डैश और पास आएगा, बी डैश और पास आएगा, आते आते एक ऊपर ही आ गया बी डैश, तो ए डैश से बी डैश तक की लंबाई को ही ना प्रक्षेप कहते हैं। तो क्या बोले, यदि ए बी का सरल रेखा टी पर प्रक्षेप 0 हो, तो सरल रेखा ए बी टी पर लंब होगी। ठीक है, इसका मतलब हम ए बी ए से और बी से लंब खींचेंगे टी पर, तो ए डैश जहाँ पे रहेगा वहीं पे बी डैश भी रहेगा, तो ए डैश बी डैश समपाती रहेंगे। तो जब ए डैश बी डैश समपाती रहेंगे तो लंबाई क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का सरल रेखा टी पर प्रक्षेप 0 हो, तो सरल रेखा ए बी टी पर लंब होगी। ठीक है ना, सरल रेखा ए बी टी पर क्या होगी, लंब होगी। लिख लेते ना। अब देखो एक और हेडिंग है, एक रेखाखंड ए बी का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप। रेखाखंड ए बी का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप। रेखा
खंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप। एक रेखाखंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप। तो यहाँ पे देखो आप, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, z अक्ष हम इधर बना दिए। एक रेखाखंड मान लेते हैं, मान लो ये है, A का निर्देशांक है S1 Y1 Z1। अब B का निर्देशांक क्या है, S2 Y2 Z2। अब सुनो, AB रेखाखंड है और x अक्ष पर प्रक्षेप निकालना चाहते हैं हम, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये x अक्ष हुआ। तो AB का x अक्ष पर प्रक्षेप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक बिंदु A और B से x अक्ष पर लंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, काम अब x अक्ष कर रहा है, तो यहाँ से लंब खींच दिए, तो यहाँ क्या आ गया A डैश, और ये क्या आ गया B डैश। रेखाखंड AB का यल पर x अक्ष पर प्रक्षेप, x अक्ष पर, उसको बंद कर दो थोड़ा सा लाइट वो वाली को। नहीं उसको बंद करो, फिर चमकता है बंद करने से, वो उससे आता है। तो उससे बंद कर देंगे तो फिर उस वीडियो में नहीं आएगा। रेखाखंड AB का निर्देशांक पर लिखो। हाँ देखो, अब देखो यहाँ सुन लो, पहले इधर बैठ जाओ, इधर सुनो। तो रेखाखंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप निकालना चाहते हैं, तो ये तो आप जानते हो कि A डैश से B डैश तक की लंबाई कहलाएगी AB का S अक्ष पर प्रक्षेप। तो A डैश से B डैश तक की लंबाई निकालने के लिए ये भी जानते हो कि A का निर्देशांक S1 Y1 Z1 है, तो यहाँ से लंब खींचेंगे S पर, S अक्ष पर लंब खींचेंगे तो लंब के पाद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी S1 होगी, ये दूरी S1 होगी और ये वाली दूरी S2 होगी। ये निर्देशांक S2 Y2 Z2 है, तो ठीक है। तो ये दूरी जब S2 हुई, ये दूरी S1 हुई, ये S2 हुई, ये S1, तो क्या होगा, ये वाली दूरी कितनी होगी, S2 माइनस S1। ये x1 है और ये क्या है S2 है, तो ये वाली दूरी क्या होगी S2 माइनस x1, ये दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि AB का x अक्ष पर प्रक्षेप S2 माइनस S1 है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि AB का y अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा, तो क्या बताओगे इसी प्रकार y1 y2 माइनस y1। AB का z अक्ष पर Z2 माइनस Z1। अब सुन लो, पहले आपको ये बताया गया है, मान लेते हैं कि सरल रेखा AB S अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है। सरल रेखा AB S अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है, तो कैसे कोण कैसे बनाएगी, ये S अक्ष है कि नहीं है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, S डैश ना होगा यहाँ, ये भी तो S अक्ष कहलाएगा। अब इस AB को मान लो पीछे बढ़ा दो, पीछे जब बढ़ाओगे तो S अक्ष के साथ कोण अल्फा यहाँ मिल जाएगा। इसका बोलेंगे कि AB S अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो ये भी तो जानते हो कि यदि रेखा AB, आपको एक अभी फार्मूला बताए थे कि रेखा AB है यहाँ और एक रेखा यल है, तो AB की लंबाई पता है और AB और यल के बीच का कोण पता है, तो AB का प्रक्षेप निकालने के लिए भी फार्मूला बताए थे, A डैश B डैश बराबर AB कास थीटा, नहीं बताए हैं, A डैश B डैश बराबर AB कास थीटा। तो आपको बताना है AB का यल पर प्रक्षेप, S अक्ष पर प्रक्षेप, तो AB मान लेते हैं S अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है, तो AB का S अक्ष पर प्रक्षेप A डैश B डैश बराबर होगा क्या, बताओ, AB कास अल्फा। हाँ, AB की लंबाई यदि पता रहे तो कास अल्फा, वहाँ थीटा के स्थान पर काम कर रहा है कौन, अल्फा। तो AB का S अक्ष पर प्रक्षेप AB कास अल्फा है और AB का X अक्ष पर प्रक्षेप S2 माइनस S1 भी है, दोनों ना हैं। AB का X अक्ष पर प्रक्षेप तो ये होगा, A डैश से B डैश तक की लंबाई दो तरीके से निकाली जा सकती है। यहाँ पे A और B का निर्देशांक पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी S1 है, तो A डैश से B डैश तक की दूरी क्या हो गई, S2 माइनस S1, तो यही कहलाएगा AB का S अक्ष पर प्रक्षेप। और दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं कि AB S अक्ष के साथ कोण अल्फा बनाती है, ठीक है, तो AB का S अक्ष पर प्रक्षेप ये भी होगा AB कास अल्फा।
तो जब ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप S2 माइनस S1 भी है और ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप ए बी का अल्फा भी है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी कास अल्फा बराबर हो गया S2 माइनस S1, पता चला। इसी प्रकार ए बी कास बीटा बराबर क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, और ए बी कास गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1, क्योंकि ए बी एस एच के साथ कोण अल्फा बनाती है, तो ए बी बाई एच के साथ कुछ दूसरा कोण बनाती होगी, उसका नाम बीटा रख लिए। ए बी जेड एस के साथ कुछ तीसरा कोण बनाती है, उसका नाम गामा रख लिए। इस प्रकार आ गया। तो यहाँ पे देखो ए बी कास अल्फा बराबर S2 माइनस S1, ए बी कास बीटा बराबर y2 माइनस y1, अभी लिखना नहीं है, ए बी कास गामा बराबर Z2 माइनस Z1 हुआ। ठीक है, अब देखते क्या है, ए बी को उधर ले जाओ तो क्या मिल गया आपको, कास अल्फा का मान मिल गया क्या, S2 माइनस x1, कास बीटा का मान मिल गया क्या, S2 माइनस S1 अपान ए बी ना, कास बीटा का मान क्या होगा, y2 माइनस y1 अपान ए बी, कास गामा का मान क्या होगा, Z2 माइनस Z1 अपान ए बी। ये हुआ। अब आप पिछले साल पढ़े थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि यदि ए का निर्देशांक आपको पता है S1 y1 Z1 और बी का निर्देशांक पता है S2 y2 Z2, तो ए बी निकालने का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ ए बी है, सुनो पहले, अब ए बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ए बी के स्थान पे जब ये लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे फिर यहाँ S2 माइनस S1 अपान, ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यहाँ। इसी प्रकार y2 माइनस y1 अपान ए बी के स्थान पे फिर से यही लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कास अल्फा कास बीटा कास गामा की वैल्यू क्या आएगी, कास अल्फा कास बीटा कास गामा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगी। पहले तो आपको बता दिए S2 माइनस S1 अपान अंडर रूट S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। यहाँ 100% दिमाग लगाना है, इसलिए लिखने के लिए मना किए हैं अभी। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखेंगे अपान फिर से वही क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। आगे क्या आने वाला है, Z2 माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 अपान फिर से यही क्या, S2 माइनस S1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जानते हो कास अल्फा कास बीटा कास गामा क्या है, यल एम एन है, रेखा की दिक्कोजा नहीं है, यल एम एन है। अब आपको ये पता है कि किसी रेखा का दिक् अनुपात ABC हो और दिक्कोजा यल एम एन हो, तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दिक्कोजा दिक् अनुपात में संबंध आपको बताए थे, यल एम एन इज इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब दिक्कोजा यल एम एन बराबर ये दिया गया है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी ए बी सी है क्या, ऊपर वाली क्वांटिटी ए बी सी है उस रेखा का दिक् अनुपात जिसकी दिक्कोजा यल एम एन है, ये है ऊपर वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी किसका दिक् अनुपात होगा, उस रेखा का दिक् अनुपात होगा जिसकी दिक्कोजा यल एम एन है। तो यल एम एन किसकी दिक्कोजा है, ए बी की, ए बी की दिक्कोजा है। तो यल एम एन ए बी की दिक्कोजा है, तो ए और बी का निर्देशांक आपको पता है S1 y1 Z1 S2 y2 Z2, तो ए बी का दिक् अनुपात ऊपर वाली क्वांटिटी होगी। तो ए बी का दिक् अनुपात क्या हुआ, S2 माइनस S1 y2 माइनस y1 Z2 माइनस Z1। ये पूरा तो दिक्कोजा है, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, दिक् अनुपात। जैसे यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, उस रेखा का दिक् अनुपात है जिस रेखा की दिक्कोजा यल एम एन है, और यल एम एन दिक्कोजा किसकी है, ए बी की। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगा, ए बी का दिक् अनुपात होगा, ए बी का दिक् अनुपात। तो फार्मूला प्रूव नहीं हुआ। यदि ए का निर्देशांक S1 y1 Z1 हो और बी का निर्देशांक S2 y2 Z2 हो,
तो ए बी का दिक् अनुपात निकालने का सूत्र हो गया S2 माइनस S1 कामा Y2 माइनस Y1 कामा Z2 माइनस Z1। ठीक है, समझ में आया? इसी चीज़ को बताने के लिए वो प्रक्षेप से शुरू किए थे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात निकालने का सूत्र ये क्यों होता है S2 माइनस S1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। ठीक है, जबकि आपको सिर्फ फार्मूले की ज़रूरत है, पर यहाँ पे अब स्पेशल मैथ लिए हो तो कुछ चीज़ों को जानकारी होना जरूरी है, इसलिए सब बताया गया। ठीक है, चलो देखो आगे लिख लिए इतना, अभी लिखे कुछ नहीं है, अब लिखते हैं व्यवस्थित थोड़ा सा। तो यहाँ तक लिखे थे ना, चित्र भर बनाए हो। देखो यहाँ पे फिर से हम बनाए देते हैं व्यवस्थित। ये ए और बी है, ये हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये क्या होगा जेड अक्ष। यहाँ से लंब खींच दिए, यहाँ से लंब खींच दिए, ये डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। और ए का निर्देशांक पता है S1 Y1 Z1, बी का निर्देशांक पता है क्या S2 Y2 Z2। ये हुआ, हाँ तो दिया है ए का निर्देशांक S1 Y1 Z1 लिख लिए थे ना इतना, बी का निर्देशांक S2 Y2 Z2। तब सरल रेखा, तब रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, साथ ही रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का दिक् अनुपात ज्ञात करना है, दिक् अनुपात ज्ञात करना है। रेखाखंड AB का निर्देशाक्षों पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, साथ ही रेखाखंड AB का दिक् अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए क्या खींचते हैं, ए डैश लंब OX और बी डैश लंब OX खींचा, ए डैश लंब OX और बी डैश लंब OX खींचा, ये OX है। ठीक है, तो स्पष्टतः OA डैश बराबर X1, OB डैश बराबर S2, इम्प्लाइज A डैश B डैश बराबर OB डैश माइनस OA डैश बराबर S2 माइनस X1, S2 माइनस X1। ठीक है, तो AB का X अक्ष पर प्रक्षेप बराबर हुआ S2 माइनस S1। इसी प्रकार AB का Y अक्ष पर प्रक्षेप बराबर क्या होगा Y2 माइनस Y1। AB का Z अक्ष पर प्रक्षेप बराबर Z2 माइनस Z1। ये होगा फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। AB का S अक्ष पर प्रक्षेप क्या हुआ S2 माइनस S1, AB का Y अक्ष पर प्रक्षेप Y2 माइनस Y1, AB का Z अक्ष पर प्रक्षेप Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 लिख लेते ना यहाँ पे X2 माइनस S1 क्या है, वो दूरी है। हाँ, A डैश से B डैश तक की दूरी है S2 माइनस S1, A डैश से B डैश तक की दूरी तो प्रक्षेप कहलाती है AB का। X1 X2 क्या है? X1 X2 X1 Y1 Z1 A का निर्देशांक है S1, A का निर्देशांक S1 Y1 Z1 है, तो ये S निर्देशांक है, ये Y निर्देशांक है, Z निर्देशांक है A का। ये क्या है B का S निर्देशांक, Y निर्देशांक, Z निर्देशांक। ठीक है, तो A B के निर्देशांक पता रहेंगे आपको ना,
तो प्रक्षेप निकालना रहेगा तो ए के एक्स निर्देशांक में से बी के एक्स निर्देशांक में से ए के एक्स निर्देशांक को घटा दोगे तो ए बी का एस पर प्रक्षेप आ जाएगा। जब बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो एक्स वाई जेड निर्देशांक तो पता ही रहेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मान लेते हैं कि सरल रेखा ए बी तीनों अक्षों के साथ कोण क्या बनाती है? अल्फा बीटा गामा। तो ए बी का एस पर प्रक्षेप ए बी का अल्फा भी होगा। ठीक है, लिखते हैं माना सरल रेखा ए बी, माना सरल रेखा ए बी एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। माना सरल रेखा ए बी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। तब ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। तब ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, तब ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप क्या लिखेंगे? ए बी कास अल्फा होगा। जो पहला फार्मूला बताए थे ए बी कास थीटा वाला, ए बी कास अल्फा, ए बी का वाई अक्ष पर प्रक्षेप बराबर क्या लिखेंगे? ए बी कास बीटा। ए बी का जेड अक्ष पर प्रक्षेप बराबर ए बी कास गामा। ये समीकरण नंबर हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब देखो समीकरण 1 को देखो और 4 को देखो, दोनों का बायां पक्ष। ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, और यहाँ भी लिखा है ए बी का एक्स अक्ष पर प्रक्षेप। तो 1 और 4 का बायां पक्ष बराबर है कि नहीं है? तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर, यानी ए बी का अल्फा बराबर S2 माइनस x1। इसी प्रकार समीकरण 2 और 5 से बायां पक्ष ए बी का वाई अक्ष पर प्रक्षेप, यहाँ देखो ए बी का वाई अक्ष का प्रक्षेप डायरेक्ट सूत्र से कहाँ, तो यहाँ पे ए बी कास बीटा बराबर y2 माइनस y1 तुलना करने पर। अब देखो ए बी का जेड अक्ष पर प्रक्षेप, यहाँ भी देखो ए बी का जेड अक्ष पर प्रक्षेप, तो क्या होगा? ए बी कास गामा बराबर Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो क्या लिखें? 1 व 4 से, 1 व 4 से, 1 व 4 से क्या मिल गया? ए बी कास अल्फा बराबर S2 माइनस x1। 2 व 5 से ए बी कास बीटा बराबर y2 माइनस y1। 3 व 6 से, 3 व 6 से क्या मिल गया? ए बी कास गामा बराबर Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। अब देखो यहाँ पे यहीं से मिल जाएगा आपको किसकी वैल्यू? कास अल्फा की। तो कास अल्फा बराबर क्या हुआ? S2 माइनस x1 अपान ए बी। यहाँ से क्या मिलेगा? कास बीटा बराबर y2 माइनस y1 अपान ए बी। यहाँ से क्या मिलेगा? कास गामा बराबर Z2 माइनस Z1 अपान ए बी। ठीक है, अब ये क्या हुआ? समीकरण नंबर 7, समीकरण 8, ये समीकरण 9। 7, 8, 9 मिल गया। अब 7, 8, 9 से आपको क्या मिला? देखो लिखते हैं समीकरण 7, 8 व 9 से
क्या मिल गया, कास अल्फ़ा कामा कास बीटा कामा कास गामा इज इक्वल टू, ये मिल गया S2 माइनस S1 अपान ए बी बाई 2 माइनस बाई 1 अपान ए बी Z2 माइनस Z1 अपान ए बी। ठीक है, तो कास अल्फ़ा कास बीटा कास गामा को क्या कहते हैं, यल एम एन। तो S2 माइनस S1 अपान ए बी बाई 2 माइनस बाई 1 अपान ए बी, और यह क्या होगा Z2 माइनस Z1 अपान ए बी। यदि ए और बी का निर्देशांक पता है तो ए बी की दिक्कोजा निकालने का ये सूत्र है, ए बी की दिक्कोजा निकालने का S2 माइनस S1 अपान ए बी बाई 2 माइनस बाई 1 अपान ए बी और Z2 माइनस Z1 अपान ए बी, जबकि ए बी क्या है, ए से बी तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यल एम एन बराबर S2 माइनस x1 अपान, फार्मूला लगा देते हैं इसमें डिस्टेंस वाला, तो S2 माइनस S1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, फिर कामा लगाओ, फिर क्या लिखोगे बाई 2 माइनस बाई 1 अपान, फिर से वही लिखो S2 माइनस S1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, फिर कामा लगाओ, फिर क्या लिखोगे Z2 माइनस Z1 अपान अंडर रूट S2 माइनस S1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ये अब आपको दिक्कोजा दिक् अनुपात में संबंध जब पीछे बताया गया था तो ये लिखा गया था ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी क्या थी, उस रेखा का दिक् अनुपात कहलाता था ऊपर वाली क्वांटिटी जिसकी दिक्कोजा यल एम एन है। तो यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, S2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 Z2 माइनस Z1, उस रेखा का दिक् अनुपात होगा जिसकी दिक्कोजा यल एम एन है। और यल एम एन किसकी दिक्कोजा है, रेखाखंड ए बी की। तो रेखाखंड ए बी का दिक् अनुपात होगा क्या, S2 माइनस S1 बाई 2 माइनस बाई 1 Z2 माइनस Z1। ठीक है, स्पष्टतः रेखाखंड ए बी का दिक् अनुपात बराबर क्या होगा, S2 माइनस x1 कामा बाई 2 माइनस बाई 1 कामा Z2 माइनस Z1। जबकि ए और बी के निर्देशांक आपको पता है S1 बाई 1 Z1 और बी का S2 बाई 2 Z2। एक फार्मूला बन गया कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, ए का निर्देशांक आपको पता है, बी का निर्देशांक पता है, तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या हुआ, S2 माइनस S1 बाई 2 माइनस बाई 1 Z2 माइनस Z1। ए बी का दिक् अनुपात निकालने का सूत्र ये क्यों होता है, ये फार्मूला के ए और बी का निर्देशांक आपको पता ना है, अर्थात ए जिसका निर्देशांक S1 बाई 1 Z1 और वह बी जिसका निर्देशांक S2 बाई 2 Z2 को मिलाने वाली रेखा का मिलाने वाली रेखाखंड का दिक् अनुपात ये फार्मूला हुआ S2 माइनस x1 कामा बाई 2 माइनस बाई 1 कामा Z2 माइनस Z1। ये फार्मूला आ गया। ए जिसका निर्देशांक S1 बाई 1 Z1 है वह बी जिसका निर्देशांक S2 बाई 2 Z2 को मिलाने वाली रेखाखंड का दिक् अनुपात S2 माइनस S1 बाई 2 माइनस बाई 1 Z2 माइनस Z1। ठीक है,
तब याद रहेगा नहीं ये फार्मूला, F2 माइनस F1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लिए थे ना, एक सामान्य क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बिंदुओं क्या 2 3 4 एवं 3 4 5 को मिलाने वाली रेखा खंड का दिक् अनुपात व दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, दो बिंदु दिए रहेगा तो उसको पूछा जाएगा दोनों का मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या है, दिक् कोज्जा क्या है। सामान्य क्वेश्चन, अब बिंदु कोई भी हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, दो बिंदु दिया रहे तो उनको मिलाने वाली रेखाखंड का दिक् अनुपात और दिक् कोज्जा कैसे निकालते हैं। तो लिखो, दिया है दो बिंदु, एक है ए जिसका निर्देशांक है S1 Y1, Z1 के स्थान पे क्या दे दिया 2 3 4, और दूसरा बिंदु बी S2 Y2 Z2 के स्थान पे क्या दिया है 3 4 5। तब रेखाखंड AB का दिक् अनुपात, तब रेखा खंड AB का दिक् अनुपात को दर्शाने की परंपरा किससे है, ABC से, दिक् कोज्जा को यलयाम से। तो क्या फार्मूला होगा यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही ना होगा फार्मूला ABC निकालने का। तो ABC बराबर S2 की वैल्यू क्या है यहाँ 3, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4, तो क्या आ गया ABC बराबर 1 1 1, ये आ गया। तब रेखाखंड AB की दिक् को जाएं, तब रेखाखंड AB की दिक् को जाएं, दिक् को जाएं किससे दर्शाते हैं यल यम यन, इसी से दर्शाते हैं ना दिक् कोज्जा को। यल यम यन बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी सी की वैल्यू पता है 1 1 1, तो वैल्यू पुट करो, जब दिक् अनुपात मिल गया तो उसकी मदद लेकर दिक् कोज्जा निकाल सकते हो। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, दिक् कोज्जा दिक् अनुपात में संबंध से। तो यहाँ देखो एक के स्थान पे क्या लिख देंगे, एक के स्थान पे एक, तो 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कामा 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यल यम एन बराबर 1 बटे रूट 3 कामा 1 बटे रूट 3 कामा 1 बटे रूट 3, ये दिक् कोज्जा हो गया। जब दिक् अनुपात मिल जाए तो दिक् अनुपात दिक् कोज्जा में संबंध जानते हो ये वाला, इस सूत्र का उपयोग करके दिक् कोज्जा निकाल सकते हो। ठीक है, तो दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, चाहे शिवलाल का हो, चाहे नवोध का हो, चाहे NCERT का हो, दो बिंदु दिया रहे तो दिक् अनुपात इस प्रकार से निकालते हैं, दिक् कोज्जा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, बन जाएगा, है टाइम अभी। ठीक है, जाओ अब 38 हो गए।